दोस्तों, क्या आपको पता है गुजरात कितना बड़ा शहर है? इंडिया में टोटल कितने गुजराती रहते हैं? पूरी दुनिया में कितने गुजराती रहते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है जिसने हमें नए नए बिजनेसेस, नए नए बिजनेसमैन, नए नए बिलियनियर्स दिए हैं। कहा जाता है कि गुजरात की हवा में ही धंधा है और हर गुजराती भले ही इतना पढ़ा लिखा ना हो बट उसे धंधा करना और पैसे कमाना जरूर आता है। गुजरातियों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है क्राइसिस में भी ये कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है हर गुजराती को अच्छे से आता है, भले ही वो डिसीजन बिजनेस टर्म में हो या फिर पॉलिटिकल टर्म्स में। अब चाहे वो इंडियन इंडस्ट्री के फादर मिस्टर जमशेदजी टाटा हो, धीरूभाई अंबानी हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिए, मोदी जी भी एक चाय की बिजनेस ओन करते थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर एक गुजराती MBA चाय वाला भी आज एक मिलेनियर है। तो दोस्तों, ऐसा क्या खास है गुजरातियों में जिसकी वजह से हर बिजनेस में इतने सक्सेसफुल बने हैं? और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन जो गुजराती लोग लेते हैं और इन्हीं डिसीजन की मदद से वो USA के 50% से भी ज्यादा मोटल बिजनेस के मालिक बन पाए। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मोनीश पाबराय की लिखी हुई बुक द धंधो इन्वेस्टर की मदद से। मोनीश पाबराय बोलते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनका एक रूममेट था जो कि गुजराती था और वो हर वीकेंड को अपनी फैमिली से मिलने जाता था और हर संडे नाइट को वापस आ जाता था और मोनीश को बताता रहता था कि किस तरह उनकी फैमिली ने एक नया बिजनेस खरीद लिया है और किस तरह वो नए नए बिजनेस में पैसा लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मोनीश के मन में इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि उन्होंने इस पर बुक ही लिख डाली। और जब वो ये बुक लिख रहे थे तो उन्होंने ये रिसर्च किया और पाया कि US की 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और उन्हीं इंडियंस में से कुछ है गुजराती पटेल्स। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हाई रिस्क ही हाई रिटर्न लेकर आता है, पर इन पटेल्स की फिलोसॉफी थोड़ी अलग है। इनका मानना है कि बिजनेस वो अच्छा होता है जहाँ पर लो रिस्क और हाई रिटर्न हो और हर किसी को ये रूल सीखना बहुत ही जरूरी है। पटेल्स को पहले पाटीदार के नाम से जाना जाता था। पाटीदार का मतलब होता था जमींदार। 1970 में जब कुछ पटेल्स US गए थे तो वहाँ पर मंदी का टाइम चल रहा था और इसी वजह से मोटल बिजनेसेस काफी ज्यादा लॉस में थे और लोग उन्हें काफी सस्ते दामों में सेल कर रहे थे। पटेल्स को पता था कि इकोनॉमी की ये कंडीशन टेम्परेरी है और बहुत ही जल्द इस बिजनेस को काफी ग्रोथ होने वाली है, इसलिए उन्होंने बैंक से थोड़ा पैसा लोन लेकर और कुछ पैसा अपना लगाकर एक मोटल परचेस किया जिसको उन्होंने अपने बाकी कंपटीटर से काफी एफिशिएंटली चलाया। अब क्योंकि उनको ये मोटल सस्ते में मिल गए थे और उनकी ज्यादा कैपिटल भी इन्वेस्टेड नहीं थी, इसलिए उनका रिस्क बहुत ही कम था। ऑथर पटेल्स की इस फिलोसॉफी को नाम देते हैं हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और जब रिसेशन का टाइम खत्म हुआ तो जैसे पटेल्स ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनको काफी ज्यादा अर्निंग्स होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने काफी मोटल्स ओन किए और देखते देखते US के 50% से भी ज्यादा मोटल्स के मालिक बन गए। पटेल्स पहले से ही पैसा सेव कर लेते थे और जैसे ही उन्हें कोई लो रिस्क हाई रिटर्न वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। पटेल्स की तरह ही सर रिचर्ड ब्रैंसन जो वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, उनका भी कुछ यही मानना है। वर्जिन ग्रुप बैंकिंग, एयरलाइंस, फिल्म्स, हेल्थ केयर, मोबाइल फोन्स और भी बहुत सारे बिजनेस को एक साथ चलाते हैं। और सर रिचर्ड ब्रैंसन ने जब वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस की शुरुआत करी थी तो उन्होंने भी लो रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी को अपनाया था। उन्होंने देखा था कि इंग्लैंड की बाकी एयरलाइंस कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे रही थी, तो उन्होंने सोचा कि एक एयरलाइन बिजनेस ही ऑन क्यों न किया जाए। अब एयरलाइन बिजनेस में एयरप्लेन खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, पर प्लेन्स खरीदने के बजाय उन्होंने प्लेन्स को लीज पर लेना शुरू किया, यानी लॉन्ग टर्म के लिए किराया पर लिया। और एयरलाइन जैसे बिजनेस को उन्होंने सिर्फ $2.5 मिलियन में ही शुरू किया था, जिससे अगर उन्हें नुकसान होता तो वो काफी कम होता, यानी हेड्स आई विन और टेल्स आई डोंट लूज मच। और उनका ये एयरलाइन बिजनेस काफी अच्छा बूम किया और आज तक पूरे इंग्लैंड में वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस बहुत ही फेमस है। अपने इन्हीं प्रिंसिपल और आइडियाज की मदद से रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन ग्रुप में 200 से भी ज्यादा कंपनीज शामिल कर ली है। तो पटेल्स और मिस्टर ब्रैंसन की स्टोरी हमें यही बताती है कि कैसे हम क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज को यूज करके कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। ऑथर मोनीश पाबराय ने इन्हीं स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को धंधो फ्रेमवर्क का नाम दिया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिससे हम भी द धंधो इन्वेस्टर बन सकते हैं। नंबर 1, बाय बिजनेसेस एट बिग डिस्काउंट्स। दोस्तों, धंधो फ्रेमवर्क हमें बताता है कि जब भी हमें किसी बिजनेस को या किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं तो जिस प्राइस पर आप उन्हें खरीद रहे हो वो परचेज प्राइस बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जिसका मतलब है कि जब भी कोई बिजनेस या कोई कंपनी खराब हालत में होती है आपको तब उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमें काफी अच्छे बिजनेसेस और काफी अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी सिर्फ कुछ टेम्परेरी रीजन की वजह से सस्ते दाम में मिल सकते हैं, जैसे कि गुजरात पटेल्स को मिले। और दोस्तों, सिर्फ पटेल्स ही नहीं, क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उन्होंने भी एक बिजनेस के स्टॉक्स को बाय किया था जो एक स्कैंडल की वजह से अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे चल रहा था।
दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक 1960 में बहुत ही बुरे लॉस पर था। यहाँ तक कि कंपनी की बैंकरप्ट होने की नौबत आ गई थी और सभी लोगों ने एमएक्स के स्टॉक बेचना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स के प्राइस 40% से डाउन हो गए थे। मार्केट में कोई भी उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था। फिर भी वॉरेन बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस के एक बिजनेस मॉडल को स्टडी किया और उन्होंने इस कंपनी को फ्यूचर में आने वाली क्रेडिट कार्ड कंपनीज की लिस्ट में सबसे टॉप पर देखा और यही इस बैंक का सबसे बड़ा एसेट भी था, जिसको वॉरेन बफेट ने देखते हुए कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए। और सडनली वॉरेन को एमएक्स के जिस क्रेडिट कार्ड मॉडल पर भरोसा था वो सही साबित हुआ और आज यूएस के लोगों में अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड का होना एक बहुत ही शान की बात मानी जाती है, जैसे कि मोटर बिजनेस में गुजराती पटेल्स। इसलिए हमें हाई स्केलेबल बिजनेस को तब खरीदना चाहिए जब वो हमें बड़े बड़े डिस्काउंट पर या फिर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहे हों। नंबर 2, बाय बिजनेसेस विद ए ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव। मान लो आप अपने शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोली और टाइम के साथ आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप काफी अच्छे भी चलने लग गई, पर 5 साल के अंदर अंदर आपकी शॉप के आसपास 5 और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खुल चुकी हैं। तो क्या अब आपके शहर की वो पहली इलेक्ट्रॉनिक शॉप पहले जितना रेवेन्यू दे पाएगी? क्या आपकी वो पहली वाली शॉप पहले जितनी सेल्स और प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी? अब आपके शहर में 5 से भी ज्यादा शॉप्स ओपन हो चुकी है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा धंधा उस शॉप का चलेगा जिसके पास काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, यानी जिसके पास कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कस्टमर को देने के लिए कुछ अलग प्रोडक्ट्स और अलग सर्विसेज होगी। जैसे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम प्राइस, उनके मुकाबले एक डिफरेंट प्रोडक्ट वेराइटीज और कस्टमर को देने वाली आफ्टर सेल्स सर्विस, जिससे सभी लोग उसी शॉप में सामान खरीदना पसंद करेंगे। यूएस में जब इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हुई तो मोटर्स के बिजनेस फिर से राइज होने लगे। पटेल्स के साथ साथ और भी कंपटीटर ने मोटर्स बिजनेस शुरू किया, पर पटेल्स के पास एक एडवांटेज ये थी कि उन्होंने अपने मोटर्स की प्राइस काफी सस्ते रखे थे और मोटर्स का मोस्टली काम वो खुद अपने आप ही करते थे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी काफी कम हो रही थी और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। क्राइसिस के बाद हर इंसान के मन में था कि वो सस्ते से सस्ते दाम में बेस्ट सर्विस का मजा उठाए और उनको यही एडवांटेज दिया पटेल्स ने। जहां सभी मोटर्स ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में प्राइस हाई कर दिए, वहीं पटेल्स ने अपने प्राइसेस को कम रखा, जिससे हाईवे से आने वाले मोस्टली लोग उनके ही मोटर्स में रुकते थे। दोस्तों अगर कोई भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है पर उसका कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, तो ऐसा बिजनेस टाइम के साथ साथ खत्म होने लगता है। अब आता है नंबर 3, बेट हेवीली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। मोस्ट ऑफ द टाइम सर रिचर्ड ब्रैंसन, वॉरेन बफेट और पटेल्स पेशेंटली वेट करते हैं और जब भी उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें ऑड्स पूरी तरह उनके फेवर में होते हैं तो वो बहुत ही हेवीली इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। चार्ली मंगर कहते हैं कि जब किसी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को या किसी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें लॉस होने का रिस्क बहुत ही कम और गेन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, तो वो उस अपॉर्चुनिटी में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं। यानी हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। सितंबर 11, 2001 में अमेरिका पर किए गए अटैक के बाद अमेरिका की इकोनॉमी में एक बार फिर से काफी बड़ा लॉस हुआ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होने की वजह से टेलीकॉम, आईटी, होटल्स और मोटेल बिजनेस को भी काफी लॉस झेलना पड़ा और इसी लॉस में पटेल्स को फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अपनी पहली वाली हाफ लोन और हाफ सेविंग वाली पॉलिसी से उन्होंने और मोटर्स को एक्वायर करना शुरू किया और धीरे धीरे यूएस के एक स्टेट से 6 स्टेट्स में 23 मोटर्स प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और आज की डेट में रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूरे यूएस में पटेल्स के पास कुछ 24,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। अब आता है नंबर 4, बाय बिजनेसेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। ऑथर बोलते हैं कि हमें हमेशा ऐसे बेट्स या ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो होता है और पटेल्स भी इसी तरह के कुछ बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं जिससे वो पता लगा पाए कि आने वाले टाइम में उन्हें इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों मैं जब भी चेंज का नाम लेता हूँ तो आप लोगों में से मोस्टली लोगों को दिमाग में एक ही बिजनेस आता होगा और वो है टेक्नोलॉजी बिजनेस। पर टेक बिजनेस में रेट ऑफ चेंज इतना फास्ट होता है कि कभी कभी वो चीज सही साबित हो जाती है बट कभी कभार लॉस भी फेस करना पड़ता है। और आज भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो एक तरह के बिजनेस मॉडल को काफी बढ़िया तरीके से चला रही हैं और बिना चेंज को या स्लाइटली चेंज के बावजूद वो अपने टॉप पर बनी हुई हैं। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अमेज़न कंपनी के फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस से एक बार उनके इन्वेस्टर ने पूछा कि आने वाले अगले 10 सालों में आपके पास अमेज़न को ग्रो करने के लिए क्या क्या प्लान्स हैं और पूछा कि आपके क्या प्लान्स है टेक्नोलॉजी में आए नए नए चेंजेस जैसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, इनके ऊपर। तो इस पर बेजोस ने जवाब दिया,
मेरा फोकस उन चीजों पर नहीं जो आने वाले 10 सालों में चेंज हो जाएंगी, बल्कि मेरा फोकस उन सभी चीजों पर है जो 10 साल बाद भी चेंज नहीं होगी। जैसे चीजों की डिस्काउंटेड वैल्यू, कस्टमर को टाइम पर सामान मिलना। हर कस्टमर आज भी यही चाहता है और 10 साल बाद भी यही चाहेगा कि उसे उसका ऑर्डर किया हुआ सामान जल्दी से जल्दी मिले, जिसके बदले में हम उनसे एक एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शन फी लेंगे। बेजोस के इस आंसर से इन्वेस्टर काफी सेटिस्फाइड हुए और आज उसी का रीजन हमें देखने को मिला अमेज़न प्राइम मेंबरशिप के रूप में। और इसी सस्टेनेबिलिटी की वजह से काफी लोगों ने अमेज़न में इन्वेस्ट किया और उनको फायदा भी हुआ। मोनीश पापरे भी हमें यही बताते हैं कि गुजराती पटेल्स भी इसी माइंडसेट के साथ कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं। मोटेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसका रेट ऑफ चेंज अल्ट्रा स्लो है, यानी आपको काफी लंबे टाइम तक कभी चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके कस्टमर कभी भी कमी नहीं होने वाले हैं। इसलिए यूएस में जैसे बर्गर के मामले में मैकडी है, वैसे मोटर्स के मामले में मारवाड़ी और गुजराती। तो दोस्तों ये थे वो 4 लेसन जिनका इस्तेमाल करके गुजराती और मारवाड़ी आज के मोस्ट ऑफ द बिजनेस के मालिक हैं, और हर बिजनेस और इन्वेस्टर को इनके बारे में पता होना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।